नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे टॉप इम्पॉर्टेंट 40 MCQs। और इस MCQs में फ्रेंड्स सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, जैसे कि ऑर्गन एंड ऑप्शन गायनी एनाटॉमी। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। और इस सीरीज़ में फ्रेंड्स आप मेरे साथ सभी क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व करते जाइए। और लास्ट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसमें से 40 में से आपने कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए। ठीक है, ये आप लोग का प्रैक्टिस सेट ही है, समझिए आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी तो आप सभी कर ही रहे होंगे। तो आप लोग इस तरह से अपनी प्रैक्टिस भी करके देखिए कि आप ये 40 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए और ख़ुद भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन 1 है फ्रेंड्स, विच एक्शन ऑफ मेडिसिन आर कॉमनली रिकॉर्डेड ड्यूरिंग ए ड्रग प्रूविंग। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से देखते हैं अपन। विच एक्शन ऑफ द मेडिसिन आर कॉमनली रिकॉर्डेड ड्यूरिंग ए ड्रग प्रूविंग। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? सेकेंडरी एक्शन, काउंटर एक्शन, क्यूरेटिव एक्शन एंड द प्राइमरी एक्शन। तो ड्रग प्रूविंग के समय कौन से एक्शन को अपन रिकॉर्ड करते हैं? तो अपन रिकॉर्ड करते हैं मेडिसिन के प्राइमरी एक्शन को। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, सेकेंडरी एक्शन किस में करते हैं? नारकोटिक मेडिसिन में करते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। ऑप्शन ए चिली पेशेंट, वर्स इन मॉर्निंग, रिलीफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड ऑप्शन 4 रिलीफ ड्यूरिंग रैपिड मोशन। ठीक है, विच ऑफ द अबव फैक्टर इज इट ट्रू विथ रिगार्ड ऑफ सोरा। ठीक है, सोरा के लिए इनमें से कौन कौन से सिम्टम्स सोरा के हैं, ये हमको करेक्ट करके बताना है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। 2 ओनली, 1 and 4 ओनली, 2 and 3 ओनली एंड द 1, 2 and 3। ठीक है, तो क्या क्या सिम्टम है? चिली पेशेंट है, वर्स इन मॉर्निंग है, रिलीफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन है एंड रिलीफ ड्यूरिंग रैपिड मोशन है। तो ये सभी चारों ऑप्शन राइट होंगे सोरा के लिए। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चारों स्टेटमेंट इसके लिए राइट है, ये सभी सोरा के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3। द डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉगी, द कंसेप्ट ऑफ ग्रांड जनरलाइजेशन एंड ऑप्शन 3 concomitant symptom. Which of the above concept were the advocated बाय वॉन बोनिंगहसन। ठीक है, बोनिंगहसन के लिए कंसेप्ट कौन कौन से इनमें से हैं? द डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉगी, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रांड जनरलाइजेशन एंड द कंकॉमिटेंट सिम्टम। तो ऑप्शन क्या क्या दिए गए? 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3। ठीक है, तो राइट क्या होगा? ये तीनों ही बोनिंगहसन के कंसेप्ट हैं। कौन कौन से हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉगी, द कंसेप्ट ऑफ ग्रांड जनरलाइजेशन एंड द कंकॉमिटेंट सिम्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 64। कंसिडर द फॉलोइंग जेंटल, इफेक्टिव, रैपिड एंड परमानेंट। ठीक है, विच ऑफ द अबव क्वालिटीज आर ट्रू फॉर हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इंक्लूडेड इन एफोरिज्म नंबर 2 ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में एफोरिज्म नंबर 2 में जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें क्या था? रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है? जेंटल भी है, रैपिड भी है, परमानेंट भी है, लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं है। एफोरिज्म नंबर 2 आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो उसमें क्या है? इफ़ेक्टिव नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? 2, 3, 4, 1, 3, 4 एंड 2, 3, 1, 2, 4 एंड 1, 2, 3। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 4 है, लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं है। ठीक है, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट है, लेकिन इफ़ेक्टिव ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा वो 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। व्हेन द डोज ऑफ फर्स्ट मेडिसिन सीजेस टू हैव ए बेनिफिशियल इफेक्ट, ए न्यू एग्जामिनेशन मस्ट बी ए इंस्टीट्यूटेड टू नो द। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं अपन। व्हेन द डोज ऑफ द फर्स्ट मेडिसिन सीजेस टू हैव ए बेनिफिशियल इफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट मेडिसिन का अपना बेनिफिशियल इफेक्ट ख़त्म कर चुका होता है, तब क्या होता है? न्यू एग्जामिनेशन मस्ट बी ए इंस्टीट्यूटेड टू नो द। उसे क्या कहेंगे अपन जो न्यू एग्जामिनेशन करेंगे? फर्स्ट मेडिसिन का बेनिफिशियल इफेक्ट जब ख़त्म हो जाता है तब अपन न्यू एग्जामिनेशन करते हैं, उस कंडीशन को क्या कहेंगे? एक्सिलरी सिम्टम्स, लोकल डिसीज, एसेसरी सिम्टम्स एंड द स्टेटस मॉर्बी। तो उसे क्या कहेंगे अपन? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्टेटस मॉर्बी।
When the dose of the first medicine ceases to have a beneficial effect, a new examination must be instituted to the known as the status morbi. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ये। इसमें नंबर सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ है, पर देखते हैं अपन क्वेश्चन क्या है। ऑल द थिंग्स दैट आर प्रिडिक्टेड ऑफ एनी गिवन ऑर्गन आर थिंग इन पर्टिकुलर्स। इफ़ यू एग्जामिन एनी पार्ट अलॉन यू आर ओनली एग्जामिन द पर्टिकुलर्स। द स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय। ठीक है, फिर से देखते हैं स्टेटमेंट क्या था। ऑल द थिंग्स दैट आर प्रिडिक्टेड ऑफ एनी गिवन ऑर्गन are thing in particulars. If you examine any part alone, you are only examining the particulars. The statement was given by Hahnemann, Dr. J.T. Kent, Dr. Boger and T.L. Bradford. ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, J.T. Kent। ठीक है, उनका ये स्टेटमेंट था। ऑल द थिंग्स दैट आर प्रिडिक्टेड ऑफ एनी गिवन ऑर्गन आर थिंग इन particulars. If you examine any part alone, you are only examining the particulars. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 67। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ए प्री एमिनेंटली ट्रस्टवर्दी एंड कॉन्शियसनेस ऑफ द होम्योपैथी ड्रग प्रूवर इज एक्सप्लेन इन विच एडिशन ऑफ द मेडिसिन। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं अपन। द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्री एमिनेंटली ट्रस्टवर्दी एंड द कॉन्शियसनेस of the homeopathy drug prover is explained in which edition of organon of medicine? Second edition, third edition, fourth edition and the sixth edition. So the right answer is option D, sixth edition में ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू एफोरिज्म 143 of organon of medicine, a true materia medica is a collection of drug prover by ideal prover only, a drug derived from plant kingdom only, and the real pure reliable mode of action of simple medicinal substance, and the action of alkaloid in medicinal substance on vital organs only. ठीक है, according to aphorism number 143 of organon of medicine, a true materia medica is the collection of, right answer is, a real pure reliable modes of action of simple medicinal substance. ठीक है, according to aphorism number 143, real pure reliable modes of action of simple medicinal substance. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपन। अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी द प्रोसेस बाय विच द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज दैट आर लेटेंट इन नेचुरल सब्सटेंस इन देयर क्रूड स्टेट बिकम अराउज्ड एंड इनेबल्ड टू एक्ट इन ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल मैनर ऑन लाइफ इज ए नोन एज। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं अपन। According to homeopathy, the process by which the medicinal properties that are latent in natural substance in their crude state become aroused and enabled to act in most spiritual manner on life is known as dynamization, dilution, ultra dilution and the suction। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे अपन? डायनामाइजेशन। ठीक है, that are latent in natural substance in their crude state and become aroused and enabled to act in the most spiritual manner of life is known as the dynamization. Next question है friend, question number 10. The importance of massage has been mentioned in the organon of medicine 6th edition in aphorism number। ठीक है, organon of medicine में किस 6th edition में किस नंबर पे ये मसाज वाला एफोरिज्म दिया गया है? तो एफोरिज्म के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया फ्रेंड्स, उसमें जा कर के देख सकते हैं आप लोग। उसमें सभी एफोरिज्म आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। तो ये मसाज किस एफोरिज्म में है? 6th एडिशन में। तो यह देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। 290, 284, 286 एंड 291। तो राइट आंसर क्या है? 290 में है। ठीक है, मसाज इन 6th एडिशन में एफोरिज्म नंबर 290 में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 121। ठीक है, 121 नंबर सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ है, पर इसको अपन क्वेश्चन नंबर 11 मानते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल एंड ऑल ऑफ दिस। तो सेल मेम्ब्रेन से कौन कौन से क्रॉस करते हैं ये पूछा गया है। तो कौन करते हैं? सभी करते हैं, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, द फैगोसाइटिक सेल ऑफ द प्लेजेंटा आर। ठीक है, फैगोसाइटिक सेल्स कौन है जो प्लेजेंटा में रहते हैं?
क्या वो मैक्रोफेजेस हैं, क्या वो माइक्रोगेलियाज है, या फिर हॉल हॉब्यूअर सेल्स हैं, या कुफर सेल्स है। तो राइट आंसर क्या है? फैगोसाइटिक सेल ऑफ द प्लेजेंटा आर हॉब्यूअर सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट नहीं है? पहला क्या है? इंक्रीज बॉडी हेयर बट डिक्रीज स्काल्प हेयर ग्रोथ। क्या ये ऐसा करता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन? इंक्रीज बॉडी हेयर बट डिक्रीज स्काल्प हेयर ग्रोथ, मेंटेन स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोलॉन्ग लाइफ ऑफ स्पर्म, decrease protein synthesis and increase protein breakdown, and option D causes development of internal and external genitalia in fetus। तो इनमें से कौन सा वो वर्क नहीं करता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन? तो वो तो करता है इंक्रीज बॉडी हेयर बट डिक्रीज स्काल्प हेयर ग्रोथ। ठीक है, ये वर्क करता है वो। मेंटेन स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोलॉन्ग लाइफ ऑफ स्पर्म, ये भी करता है वो। साथ ही साथ कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनेटिलियास इन फीटस, ये भी वर्क करता है, लेकिन ये वर्क नहीं करता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड इंक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? नॉट पूछा गया, इस पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, नॉट। ठीक है, इस टेस्टोस्टेरोन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, वो है राइट आंसर ऑप्शन सी। डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड इंक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन, ये वर्क नहीं करता है, बाकी सभी टेस्टोस्टेरोन वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 1414। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, सीरम ग्लोब्यूलिन, हीमोग्लोबिन एंड द फिजिकल सॉल्यूशन इन प्लाज्मा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में कैसा ट्रांसपोर्टेशन होता है? मेनली इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होता है? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बाइकार्बोनेट। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 125। द इंडोक्राइन स्टेटस ऑफ ओवेरियन फेलियर इज आइडेंटिफाइड बाय द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ raised serum FSH concentration, raised serum LH concentration, raised serum estradiol level, and option D raised serum prolactin level। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? द इंडोक्राइन स्टेटस ऑफ ओवेरियन फेलियर इज आइडेंटिफाइड बाय द, ठीक है, ओवेरियन फंक्शन फेलियर हो गया तो अपन उसको कैसे पता करेंगे? रेज्ड सीरम FSH कंसनट्रेशन, इससे अपन को पता चलेगा। ठीक है, ओवेरियन फेलियर इज आइडेंटिफाइड बाय द रेज्ड सीरम FSH कंसनट्रेशन। पिछले किसी वीडियो में मैंने आप लोग को इसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताया है, ओवेरियन साइकिल, इंडोमेट्रियम साइकिल। ठीक है, पूरे हार्मोनल साइकिल को, फीमेल्स की मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया, आप लोग जा कर के देखिएगा। ठीक है, फर्स्ट 15 डेज़ में कौन से हार्मोन एक्टिव रहते हैं, नेक्स्ट 15 डेज़ में कौन से हार्मोन वर्क करते हैं, और किस तरह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट होती है, तो उसके बारे में आप लोग को बताया है, आप लोग डिटेल में जा कर के देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर वजाइनल डिसीज़। ठीक है, वजाइनल डिसीज़ में कौन सा एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड रहता है या हेल्पफुल रहता है? कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं? सिग्माइडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, कॉल्पोस्कोपी एंड द कोलोनोस्कोपी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कॉल्पोस्कोपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 17। इन मैकेनिज्म ऑफ लेबर, एक्सटर्नल रोटेशन इज द मोमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ हेड विजिबल एक्सटर्नली ड्यू टू untwisted of the neck sustained during internal rotation of the shoulder, and the exaggerated movement of the neck and the bearing down pain। तो क्या क्वेश्चन क्या है? इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन, लेबर के टाइम एक्सटर्नल रोटेशन इज़ द मोमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ द हेड विजिबल एक्सटर्नली ड्यू टू। ठीक है, एक्सटर्नल रोटेशन हमको ड्यूरिंग लेबर के टाइम में, मोमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ हेड विजिबली एक्सटर्नली, हमको हेड विजिबली हमको दिखाई देने लगता है, ये किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। ठीक है, लेबर के टाइम में एक्सटर्नल रोटेशन होता है, उस टाइम में मोमेंट रोटेशन ऑफ द हेड। ठीक है, हेड का भी मूवमेंट होने लगता है और उस कंडीशन में हमको हेड दिखाई देने लगता है। तो ये किस लिए होता है? एक्सटर्नली हमको हेड का मूवमेंट और हेड बाहर दिखाई देने लगता है, ये होता है इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर की वजह से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1818। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर एंगेजिंग डायमीटर ऑन द फीटर स्केल। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा आपको इंगेजिंग आपको डायमीटर देखने को मिलेगा। एंटीरियर पोस्टीरियर इंगेजिंग डायमीटर ऑन द फीटर स्केल। ठीक है, स्कल में कौन कौन सा है। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ऑक्सीपिटो फ्रंटल एंड द मेंटो वर्टिकल एंड द सब मेंटो ब्रैग्मेटिक। तो सबसे छोटा हमको कहाँ देखने को मिलेगा, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ PCOS। ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो इनमें से कौन सा क्राइटेरिया इसमें से डायग्नोसिस ऑफ PCOS के लिए नहीं है पूछा गया है। तो क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। एकेंथियोसिस नाइग्रिकेंस, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्बेंसेस, बायोकेमिकल हाइपरगोनेडिज्म एंड ऑप्शन डी अल्ट्रासाउंड डिटेक्शन ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन। ठीक है, ये हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस से होता है, आप सभी को पता है। तो अपन इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब रहेगा या एमेनोरिया हमको देखने को मिलता है। साथ ही साथ हाइपरगोनेडिज्म की प्रॉब्लम, हेरिटिज्म की प्रॉब्लम, हेयर ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, फैट डिपोजिशन ज़्यादा होता है, फीमेल्स या लेडीज़ हेल्दी हो जाती है। और अल्ट्रासाउंड में अपन को सिस्ट दिखाई देने लगते हैं ओवरी में। तो PCOS की डायग्नोसिस में मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्बेंसेस, बायोकेमिकल हाइपरगोनेडिज्म भी इंक्लूड रहेगा एंड अल्ट्रासाउंड डिटेक्शन ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरी, लेकिन एकेंथियोसिस निग्रिकेंस इंक्लूडेड नहीं रहेगा। आई थिंक ये स्किन डिसीज से रिलेटेड है, तो ये सभी डायग्नोसिस इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नॉट पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा आप लोग। नॉट ए क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ PCOS, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेन कॉजेज ऑफ एसरमैन सिंड्रोम। ठीक है, एसरमैन सिंड्रोम के लिए इनमें से मेन कॉजेज क्या क्या है। ऑप्शन है क्रॉनिक सर्विसाइटिस, हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी, फाइब्राइड ऑफ यूट्रस एंड द इंडोमेट्रियल क्यूरेटाज। तो एसरमैन सिंड्रोम के लिए मेन कॉजेज क्या है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी इंडोमेट्रियल क्यूरेटाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 21। द सिम्टम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटस मूव्स टू वायलेंटली इज ए गिवन अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इन एलेंस की नोट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन के ऊपर फिर से रिपीट करते हैं अपन। द सिम्टम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटस मूव्स टू वायलेंटली इज ए गिवन अंडर द विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इन एलेंस की नोट। कौन कौन सी मेडिसिन दी हैं ऑप्शन में। सोराइनम, मेडोराइनम, सिपिलिनम एंड द एम्ब्राग्रीसिया। तो इस सिम्टम के लिए एलेंस की नोट में कौन सी मेडिसिन है, वो है सोराइनम। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटस मूव टू वायलेंटली, तो इस सिम्टम के लिए एलेंस की नोट में मेडिसिन है सोराइनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें क्वेश्चन नंबर 22। द लिपिड लेयर ऑफ टीयर फिल्म इज सिक्रीटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स और सेल। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं अपन। द लिपिड लेयर ऑफ द टीयर फिल्म इज ए सिक्रीटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स और सेल्स। क्या क्या दिए गए ऑप्शन। टार्सल ग्लैंड, लेक्राइमल ग्लैंड, ऑर्बिटल ग्लैंड एंड द गॉबलेट ग्लैंड, गॉबलेट सेल से। ठीक है, तो लिपिड लेयर ऑफ टीयर फिल्म इज ए सिक्रीटेड बाय टार्सल ग्लैंड। कहाँ से निकलता है ये, टार्सल ग्लैंड से। ठीक है, या तो ग्लैंड या सेल्स बताना था, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए टार्सल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। विच मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट इज ए सप्लाइड बाय मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, विच मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट इज ए सप्लाइड बाय मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। पैलेटोग्लॉसस, पैलेटोफेरेंजियस, लिवेटर वैली पैलेटाइनी एंड टेंसर वैली पैलेटाइनी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी टेंसर वैली पैलेटिनी। ठीक है, विच मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट इज सप्लाइड बाय मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व इज द टेंसर वैली पैलेटिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, ऑल आर द ब्रांचेस ऑफ डीप पामर आर्च एक्सेप्ट। ठीक है, डीप पामर आर्च की ब्रांचेस हैं, लेकिन इनमें से एक नहीं है, वो कौन सी है ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें कौन कौन से अपन ऑर्गन के भी क्वेश्चंस देख लिए, ऑप्शन गाइनी के देख लिए और एनाटॉमी के, फिजियोलॉजी के। ठीक है, फिजियोलॉजी के भी देख लिए, अब ये एनाटॉमी के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं। तो देखते हैं क्या है, डीप पामर आर्चेस की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और कौन सी इसमें से एक है वो इसकी ब्रांच नहीं है।
तो ऑप्शन क्या क्या दिए गए? पामर मेटाकार्पल आर्टरीज, परफोरेटिंग डिजिटल आर्टरीज, रिकरेंट ब्रांचेस एंड द डिजिटल आर्टरीज। तो पामर आज की ब्रांचेस हैं, पामर मेटाकार्पल आर्टरीज, परफोरेटिंग डिजिटल आर्टरीज एंड द रिकरेंट ब्रांचेस। लेकिन डिजिटल आर्टरीज इसकी ब्रांच नहीं है, इसमें सिर्फ एक्सेप्ट पूछा है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डिजिटल आर्टरीज इसकी ब्रांच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विच पार्ट ऑफ द स्टमक इज सप्लाइड बाय द शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी? स्टमक का वो कौन सा पार्ट है जो कि शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से सप्लाइड होती है, या उस पार्ट में ये आर्टरी सप्लाई करती है? लेजर कर्वेचर ऑफ स्टमक, फंडस, पाइलोरस एंड द पाइलोरिक एंट्रम। तो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी फंडस को सप्लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 136। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल हैज़ ए ड्यूअल नर्व सप्लाई? वो कौन सी मसल है जिसमें कि डबल नर्व सप्लाई होती है? वो मसल्स क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? अडक्टर ब्रेविस, अडक्टर लॉन्गस, अडक्टर मैग्नस एंड द अडक्टर हेलोसिस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अडक्टर मैग्नस में डबल नर्व सप्लाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 27। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए करेक्ट रिगार्डिंग द न्यूक्लियस पल्पस? ठीक है, इनमें से कौन से वो ऑप्शन है जो कि न्यूक्लियस पल्पस के लिए राइट नहीं है? इट इज़ ए सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्क, इट इज़ ए हार्ड एट बर्थ, इट एक्ट एज ए हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर एंड ऑप्शन डी विथ एडवांसिंग एज द इलास्टिसिटी इज ए मच रिड्यूस। ठीक है, इलास्टिसिटी इज ए मच रिड्यूस्ड। तो राइट आंसर क्या है? न्यूक्लियस पल्पस के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट नहीं है पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो राइट क्या है? ऑप्शन सी इसके लिए राइट नहीं है, इट एक्ट एज ए हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 27। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द न्यूक्लियस पल्पस? न्यूक्लियस पल्पस के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट नहीं है पूछा गया है। तो क्या क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं? इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्क, इट इज़ ए हार्ड एट बर्थ, इट एक्ट एज ए हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर एंड ऑप्शन डी विद एडवांसिंग एज द इलास्टिसिटी इज ए मच रिड्यूस। सो द राइट आंसर इज, इसके लिए नॉट पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द न्यूक्लियस पल्पस इज राइट इज ऑप्शन बी। इसके लिए ये स्टेटमेंट राइट नहीं है। इट इज़ ए हार्ड एट बर्थ, ठीक है, बर्थ के टाइम ये हार्ड नहीं रहता है, ये भी सॉफ्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 138। पेरिफेरल हार्ट इज द नेम ऑफ द विच मसल्स? पेरिफेरल हार्ट इज द नेम ऑफ विच मसल्स? इनवॉलंटरी मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स, सोलियस मसल एंड द पेक्टोरलिस मेजर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पेरिफेरल हार्ट इज द नेम ऑफ सोलियस मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 29। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कैन टॉलरेट गैस्ट्रिक एसिड ड्यू टू breakdown of urea by urease, formation of enzymes other than urease, option C remain deep inside the mucus layer and option D remain within the muscular contraction। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए कैन टॉलरेट द गैस्ट्रिक एसिड ड्यू टू breakdown of urea by the urease। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, 3030। इसमें नंबर सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ है, तो अपन अपने हिसाब से सीक्वेंस लेके चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? इंट्रोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई ETEC इज ए डायग्नोज बाय द फॉलोइंग टेस्ट एक्सेप्ट। ठीक है, ई कोलाई के लिए इंट्रोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई इज ए डायग्नोज्ड बाय फॉलोइंग टेस्ट एक्सेप्ट पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन क्या क्या ऑप्शन है? रैपिड इलियल लूप टेस्ट, इन्फेंट माउस एसे, सेरनी टेस्ट एंड द एलिसा टेस्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सेरनी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 31। अ फीमेल पेशेंट डेवलप ए गैंग्रीन इन हर फिंगर्स ड्यूरिंग ए विंटर सीजन। शी इज इंस्ट्रक्टेड टू डीप हर हैंड इन कोल्ड वाटर कैप्ड इन टम्बलर। इन डूइंग सो she डेवलप ए साइनोसिस इन हर हैंड। द प्रोबेबल डायग्नोसिस इज। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं अपन। अ फीमेल पेशेंट डेवलप ए गैंग्रीन इन हर फिंगर्स। ठीक है, उसके फिंगर्स में गैंग्रीन है ड्यूरिंग ए विंटर सीजन।
She is instructed to dip her hand in cold water kept in tumbler. In doing so, she developed a cyanosis in her hand. The probable diagnosis is ऑप्शन क्या क्या है, रेयन डिसीज, बर्जर डिसीज, फोर्स्ड बाइट या साइनोटिक हार्ट डिसीज। तो उस फीमेल को क्या हो सकता है, रेयन डिसीज। ठीक है, द प्रोबेबल डायग्नोसिस इज रेयन डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 32। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे आर फाउंड इन स्किन लीजन, नर्व लीजन, नेजल स्मीयर एंड द ऑल ऑफ दिस। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे हमको सभी में देखने को मिलेगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। स्किन लीजन, नर्व लीजन एंड द नेजल स्मीयर, इन सभी में हमको माइकोबैक्टीरियम लेप्रे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 33। लेंथ ऑफ फीटस आफ्टर द फुल टर्म गेस्टेशन इज 40 सेंटीमीटर, 30, 55 एंड द 50। ठीक है, लेंथ ऑफ फीटस पूछा गया आफ्टर द फुल टर्म ऑफ गेस्टेशन। तो कितने लेंथ का रहता है फीटस फुल टर्म ऑफ गेस्टेशन में? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 34। प्यूट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू क्लॉस्ट्रिडियम वेल्चाई, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड द एयर बॉर्न वायरस। तो प्यूट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी किस वजह से होता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लॉस्ट्रिडियम वेल्चाई की वजह से प्यूट्रिफिकेशन हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 35। फंक्शंस ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल आर ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, इंडियन मेडिकल काउंसिल के फंक्शन इनमें से सभी हैं, एक को छोड़ करके, वो कौन सा है? तो क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? ऑप्शन है मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल रजिस्टर, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेडिकल क्वालिफिकेशन, एक्सरसाइज ऑफ डिसिप्लिनरी कंट्रोल एंड ऑप्शन डी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। तो राइट आंसर क्या है इसके लिए? इनमें से एक्सेप्ट पूछा है फंक्शन ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल के लिए, तो उनमें से एक फंक्शन नहीं है, वो है एक्सरसाइज ऑफ डिसिप्लिनरी कंट्रोल। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एक्सरसाइज ऑफ डिसिप्लिनरी कंट्रोल। बाकी सभी इसके फंक्शन इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 36। एडमिनिस्ट्रेटिंग नार्कोटिक्स और अदर मेडिकेशन टू रिलीव ए पेन विद द इंसिडेंटल consequences of causing a sufficient respiratory depression to the result in patient death is termed as voluntary active euthanasia, option B involuntary active euthanasia, option C indirect euthanasia and option D physician assisted suicide. So the right answer is ऑप्शन सी, इनडायरेक्ट इथेनेशिया कहेंगे इस कंडीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 37। विच वन ऑफ द अंडरस्टेटेड एरियाज इज आइडेंटिफाइड एज ए मेजर मलेरिया पीरियोडिक एरिया अकाउंटिंग फॉर 80% ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन देखते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 37। Which one of the understated areas is identified as a major malaria priority area accounting for 80% of incidence? ठीक है, क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं अपन। Which one of the understated areas is identified as a major malaria priority area accounting for 80% of incidences? फॉरेस्ट मलेरिया, ट्राइबल मलेरिया, अर्बन मलेरिया या फिर बॉर्डर मलेरिया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अर्बन मलेरिया से कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 38। विच वन ऑफ द मॉर्बिडिटी रेट इज नॉट यूज फॉर असेसिंग इल हेल्थ इन द कम्युनिटी? ठीक है, विच वन ऑफ द मॉर्बिडिटी रेट इज नॉट यूज फॉर असेसिंग इल हेल्थ इन द कम्युनिटी? क्या क्या है ऑप्शन? इंसिडेंस एंड प्रिवलेंसेस, ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल, फुल अटेंडेंस एट वर्क और स्कूल एंड द अटेंडेंस रेट एट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सेंटर। तो इनमें से वो कौन सा नहीं है जो इसके इंक्लूडेड अंदर नहीं आएगा, मॉर्बिडिटी रेट के अंदर नहीं आएगा। इट नॉट यूज फॉर द असेसिंग इल हेल्थ इन द कम्युनिटी। तो इल हेल्थ के अंतर्गत इसमें नहीं आएगा, वो है फुल अटेंडेंस एट वर्क और स्कूल। बाकी सभी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 39। जोन्स क्राइटेरिया इज ए टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर द डायग्नोसिंग ए मलेरिया फीवर, रैपीज, रूमेटिक फीवर एंड द डेंगू फीवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को अच्छे से पता होगा, और आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों ने कितने क्वेश्चन इसमें से राइट किए हैं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। जोन्स क्राइटेरिया इज टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर द डायग्नोसिंग ए रूमेटिक फीवर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड रिलेटेड टू ब्लैडर कैंसर इज asbestos industry, working with chromium, and the rubber industry, and the aniline dye industry। तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड रिलेटेड टू ब्लैडर कैंसर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है एनिलिन डाई इंडस्ट्री। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। होप करती हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। और जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।